हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है फिजिक्स का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस को, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, है ना। वो चैप्टर हमारा क्लियर हो गया था। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है काइनेमैटिक्स का पार्ट 1, जो है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे, आज इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, एक एक डाउट को क्लास में ही क्लियर करके जाएंगे। जो भी आपको आगे डाउट्स आए वो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि होने वाला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। What are the topics to be covered today? सबसे पहले जो टॉपिक है उसी को समझेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, ये सब एक एक चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे रिलेटिव मोशन क्या होता है, किस प्रकार के उससे क्वेश्चंस बनते हैं, फ्री फॉल क्या होता है, हर एक चीज को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले What do you mean by kinematics? तो सबसे पहले जो हमारा फिजिक्स है उसमें मैकेनिक्स एक ब्रांच है बच्चे। मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, अभी हम सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। उसके बाद हम आएंगे काइनेमैटिक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए। बेटा दो कंसेप्ट्स हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। नाम से ही पता चल रहा है, रेस्ट यानी कि क्या, जो चीज रुकी हुई हमें दिख रही है, और मोशन यानी कि क्या, जो चीज मूव कर रही है, हमें दिख रही है मूव करती हुई। लेकिन बेटा ये दोनों हमारे रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं। अब रिलेटिव कंसेप्ट्स का मतलब क्या है, देखो हम अगर मैं यहाँ पे एक जगह रुक जाऊं, ठीक है, तो क्या लग रहा है, मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है। लेकिन ये धरती तो घूम रही है, सन के अराउंड घूम रही है कि नहीं घूम रही है, यानी कि मैं रेस्ट पे तो नहीं हूं, मोशन तो मैं कर रही हूं, ठीक है। तो आइडियली एट रेस्ट तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, फिर हर चीज मोशन में है। लेकिन हम लोग तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्वेश्चन में आता है भैया एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, वो बाद में मूव करने लगा, अरे भैया पहले भी कैसे रेस्ट पे था, पहले भी तो मोशन में ही था वो। यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन की। क्या मतलब है, रिलेटिव का मतलब ये है कि वो आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है कि मोशन में है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ एक जगह और मैं बोल रही हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ, तो आसपास की मेरी सराउंडिंग्स, जैसे कि ये जो ग्राउंड है, इसके रिस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट पे ही हूं, ठीक है। अगर ये पेन इस तरह से हवा में मूव कर रहा होता, ठीक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मली अगर मैं मूव करवा रही हूं इसको, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट पे ये मोशन में है। मैं रेस्ट में हूं तो ये अगर मूव कर रहा है तो ये मोशन में है। यानी कि फिजिक्स में जो हम लोग रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट समझते हैं वो पूरा का पूरा हमारा रिलेटिव कंसेप्ट होता है, ठीक है। किसी चीज के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको देख रहे होते हैं कि वो चीज मूव कर रही है या वो चीज स्टेबल है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर कोई चीज रेस्ट में है, ठीक है, अगर कोई चीज एक जगह ठहरी हुई है, तो उसके ऊपर क्या जरूरी है कि कोई फोर्स ना लग रहा हो। ऐसा देखो बेटा, दो सर्कमस्टांसेस यहाँ पे हो सकती हैं किसी बॉडी के रेस्ट पे होने की। सबसे पहला सर्कमस्टांस ये कि उस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। दूसरा सर्कमस्टांस ये कि उसके ऊपर दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्या मतलब है, अगर ये पेन है, ठीक है, इस पे मैं इस तरफ फोर्स लगाऊं तो ये आगे मूव करेगा, ठीक है, लेकिन इस तरफ से भी मैं इक्वल फोर्स लगाऊं तो ये रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि इस वाले हाथ की वजह से जो फोर्स लग रहा है और इस वाले हाथ की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक बॉडी जब रेस्ट पे रहती है तब उसके ऊपर भी फोर्स लग सकता है, बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं जो अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट करें तो वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। और मोशन तो होता ही है क्योंकि उस पे एक डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हम लोग मैकेनिक्स की जो बात कर रहे थे बच्चे, मैकेनिक्स होता क्या है बेटा, जो स्टडी ऑफ मोशन होता है हमारा, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी मोशन समझा ना, तो स्टडी ऑफ मोशन इज स्टडीड अंडर मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स की बेटे तीन ब्रांचेस होती हैं। एक होती है स्टैटिक्स, एक होती है हमारी काइनेमैटिक्स जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और एक होती है हमारी डायनामिक्स, ठीक है।
तो ये जो स्टैटिक्स होती है ना बच्चे, स्टैटिक्स में हम लोग क्या समझते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो उसको ओवरऑल एक रेस्ट पे लेकर आ रही हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं स्टैटिक्स में। स्टैटिक मतलब कोई चीज है जो ठहरी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स के बारे में। काइनेमैटिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे मोशन के। अगर कोई भी बॉडी इन मोशन में है, ठीक है, तो उसके कॉज नहीं कि वो किस रीजन की वजह से है वो नहीं समझते हैं हम काइनेमैटिक्स में, ये समझते हैं कि उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, जैसे कि टाइम हो गया, जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया। इन सबको हम किसके अंडर पढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स के अंडर पढ़ते हैं। और डायनामिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं इन सब के कॉजेज, ठीक है, किस रीजन की वजह से बॉडी मूव कर रही है, ये हम समझते हैं हमारे डायनामिक्स के अंदर। यानी कि हमारे पास में 3 चीजें हो गई। इस चीज को हमें समझना जरूरी था, अंधाधुंध किसी भी डायरेक्शन में तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमें समझ में तो आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे हम समझने वाले हैं काइनेमैटिक्स को, ठीक है। काइनेमैटिक्स के सारे कंसेप्ट्स को आज हम क्लियर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। सबसे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है। रेफरेंस का मतलब रिलेटिव। देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक डब्बा है, इस पे ये लड़की खड़ी हुई है, नहीं ये मैं नहीं हूं, ठीक है। ये लड़की खड़ी हुई है और ये डब्बा मूव कर रहा है, तो ये वाली लड़की को क्या लगेगा, ये वाली लड़की को क्या लगेगा कि ये लड़की मूव कर रही है। हाँ भाई ये गाड़ी के अंदर है, मूव कर रही है। लेकिन अगर इस लड़की के पास में मैं एक और लड़की बना दूं, इसकी दोस्त, ठीक है, इस लड़की को क्या लगेगा कि नहीं नहीं ये वाली तो स्टेबल है, चलो इनको नाम दे देते हैं, थोड़ा मेरे को भी बताना इजी हो जाएगा। ये लड़की है ए, ये लड़की है बी और ये लड़की है सी, ठीक है। अब देखो ये येलो में दिख नहीं रही क्या, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। देखो ए को क्या लगेगा कि बी और सी दोनों मोशन में है, ठीक है। बी को क्या लगेगा कि ए जो है वो मोशन में है, क्योंकि उसको तो यही लगेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं, वो चल के जा रही है दूर मुझसे। और सी को क्या लगेगा कि नहीं नहीं बी तो हमारी रेस्ट पे है। यानी कि तीनों को अलग अलग चीजें लग रही हैं। क्यों लग रही हैं, क्योंकि इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, क्योंकि इनका नजरिया अलग अलग है देखने का, ठीक है। ये हमें समझना है। यही मैंने बताया था तुम लोगों को कि रिलेटिव कंसेप्ट होता है यार, ठीक है। कोई भी बॉडी रेस्ट पे या मोशन पे रिलेटिवली होती है किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में। चलो अब देखो रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट हम लोगों ने समझ ही लिया था। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि एक बॉडी को हम रेस्ट पे तब बोलेंगे जब आसपास की सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं एक रेस्ट पे हूं तो यानी कि इस दीवार के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इस फैन के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इस एसी के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसका मतलब मैं रेस्ट पे हूं। अगर मैं मूव करने लगूं तो इन्हीं फिक्स्ड पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में मैं मूव कर रही हूं, यानी कि मैं मोशन में हूं। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स दैट चेंजेस विद टाइम। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरे आसपास की ऐसी चीजें हैं जो अभी मूव नहीं कर रही हैं, जैसे कि ये दीवार हो गई, जैसे ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये समझना जरूरी है। अब बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, रेस्ट पे है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ठीक है। अब बेंच विच इज फिक्स्ड इन द पार्क, ठीक है, ये भी एट रेस्ट पे है। मोशन की अगर बात करें तो अ फ्लाइंग बर्ड, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पूरे हर सेकंड अपना पोजीशन चेंज कर रही है, यानी कि एक फ्लाइंग बर्ड किसका एग्जांपल हो गया, मोशन का एग्जांपल हो गया। और अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कंटिन्यूसली मूव ही कर रहा है, तो वो भी इन मोशन का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। चलो नोट क्या है यहाँ पे, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर। अ बॉडी कैन बी बोथ एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। एक बॉडी रेस्ट पे भी रह सकती है और पूरे टाइम उसी टाइम पे मोशन में भी रह सकती है। जैसे कि हम खुद, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो मैं रेस्ट पे भी हूँ और मैं सन के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हूँ, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट वी कैन से। चलो अब देखते हैं बेटा, 3 टाइप के हम लोग यहाँ पे मोशंस की स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। क्या मतलब है डायमेंशंस, देखो 1 डायमेंशनल का मोशन, ये ट्रेन का एग्जांपल समझ लो। 1 डायमेंशनल यानी कि सिर्फ एक ही डायमेंशन में
एक ही रास्ता, ये एक ही लाइन में ट्रैवल कर रही है मेरी ट्रेन, ठीक है, ना यहाँ जा रही है, ना यहाँ जा रही है, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, सिर्फ एक ही लाइन में चल रही है, यानी कि ये हो गया हमारा 1 डायमेंशन का मोशन, ठीक है। उसके बाद 2 डायमेंशन का मोशन यानी कि क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन का मतलब है वो कोई 2 डायरेक्शंस को कवर कर रही है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा हो गया, इस लड़के ने इस बॉल को लात मारी, ठीक है, तो ये बॉल इस तरह से उछल के ऐसे गई, यानी कि ये आगे भी जा रही है, ये ऊपर भी जा रही है, ऐसे जा रही है ये, यानी कि आगे की तरफ भी बढ़ रहा है ये और ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है और बॉल जाके गिर जाएगी, यानी कि ये क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया, 2 डायमेंशंस कवर हुए, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी, ठीक है, दोनों चीजें। ये हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा, ये हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है वो मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगी अगली क्लास में, जहाँ पे अगर इस पत्थर को मैंने अगर फेंका इस तरह से और ये इस तरह से जाकर गिर रहा है कहीं पे, ठीक है, तो ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और साथ साथ में ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन। अब देखो, अगर 3 डायमेंशंस की मैं बात करूं, अगर कोई बॉडी ऐसे भी मूव कर रही है, ऐसे भी मूव कर रही है और आगे की तरफ या पीछे की तरफ भी मूव कर रही है, यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन हो गया ये हमारा। फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड का एग्जाम्पल ले लो या इस बटरफ्लाई का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। एक बर्ड है जो यहां से उड़ना शुरू की, ऊपर 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 गई, आगे भी बढ़ रही है, ऊपर भी बढ़ रही है और फिर इस डायरेक्शन में मुड़ गई, ठीक है, यानी कि उसने 3 डायरेक्शंस कवर किए ना, तो ये हो गया मोशन इन 3 डायमेंशंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 मोशन हमारे देखे हैं। एक तो 1 डायमेंशनल मोशन यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फिर 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ प्लेन भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। एक प्लेन यानी कि ये डायरेक्शन भी, इसमें अगर कहीं भी मूवमेंट हो रहा है तो ये होगा मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। और उसके बाद में हम देखेंगे 3 डायमेंशनल मोशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहला, अब यहाँ पे समझने से पहले 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के एक बार फटाफट से एग्जांपल्स देख लो। मोशन ऑफ अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, सीधी सीधी रोड है, सीधी सीधी कार चलती जा रही है, ना इधर मुड़ रही है ना इधर मुड़ रही है, ऊपर नीचे तो जा नहीं सकती, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है 1 डायमेंशनल मोशन का। द मूवमेंट ऑफ एंट ऑन अ फ्लोर, ठीक है, सीधे सीधे चलती जा रही है चींटी, वो भी क्या हो जाएगा, वो अगर सीधे सीधे चल रही है तो 1 डायमेंशन, और अगर वो फ्लोर के ऊपर चल रही है तो कभी इस डायरेक्शन में मुड़ रही है, कभी इस डायरेक्शन में मुड़ रही है, यानी कि वो 2 प्लेन्स में ट्रैवल कर रही है, आगे भी बढ़ रही है, साथ में यहाँ भी चलेगी, साथ में यहाँ भी चलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन हो गया। दीवार पे अगर चढ़ रही है, इस डायरेक्शन में चढ़ रही है, तो आगे भी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ भी जा रही है, तो वो हमारा 2 डायमेंशनल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में मूवमेंट ऑफ द काइट इन अ स्काई, अब काइट तो सीधे सीधे प्लेन में मूव करेगी नहीं, ठीक है, वो तो ऐसे 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 ऊपर जाती है, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल हो जाता है मूवमेंट ऑफ काई इन अ स्काई, ठीक है। ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब देखो बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ ये सबसे पहले कि इनको अगर हम बताते हैं तो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से बताते हैं, ये एक टाइप का लेंथ है, ठीक है, यानी कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L⁻⁴ हो जाएगा फॉर बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को समझने से पहले सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ से तुम लोगों का इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ, वो है हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। पहले इनको समझो। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, अभी समझाती हूँ, रुको। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ में बेटा इनके पास में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, इनके पास में एक डायरेक्शन भी होता है। क्या मतलब है, देखो अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं वेट की बात करूं कि अगर कोई बॉल है जिसका मास है 50 ग्राम्स, तो 50 ग्राम्स है तो 50 ग्राम्स है, उसकी डायरेक्शन होगी क्या कोई कि इस डायरेक्शन में 50 ग्राम्स की, इस डायरेक्शन में 50 ग्राम्स, नहीं, 50 ग्राम्स है तो 50 ग्राम्स है। उसको बताने के लिए, उस बॉडी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसका डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन उसका कोई है ही नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनको बताने के लिए
लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करती हूँ तो इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट जो अभी हम समझने वाले हैं, वेलोसिटी जो अभी हम समझेंगे। उनमें हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि अगर तुमने 2 मीटर चला, ठीक है, 2 मीटर चला तुमने, तो किस डायरेक्शन में चला तुमने 2 मीटर, इस डायरेक्शन में चला कि इस डायरेक्शन में चला कि इस डायरेक्शन में चला, हमें बताओ, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम अभी समझेंगे डिस्प्लेसमेंट को। बेटा अगर डायरेक्शन जुड़ जाता है किसी भी चीज से तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज को याद रखना, ये चीज अभी यूज होने वाली है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है डिस्टेंस। अब इसको समझो, डिस्टेंस का मतलब है तुम लोगों ने कितना पाथ कवर किया, चलते चलते कहाँ पहुंच गए हम, ये कहाँ आ गए हम, डिस्टेंस बताती है वो चीज़। देखो फॉर एग्जाम्पल एक ये ऑब्जेक्ट है, ये तुम हो, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये तुम्हारे दोस्त का घर है, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में तुम लोगों ने कितना दूरी नापी है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये है, ठीक है। कितना तुमने लैंड कवर किया है। अगर सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, 25 किलोमीटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर तुम इस पाथ से जाओ घूमते फिरते, ठीक है, अगर इस पाथ से अगर तुम जा रहे हो तो ये अगर सपोज 29 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें घर नहीं जाना, आराम आराम से जाना है, गाने सुनते सुनते जाना है, तो तुम लंबा पाथ लेकर आओगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर सपोज हो गया, तो ये भी हमारा डिस्टेंस हो गया। यानी कि तुमने जितनी भी दूरी नापी है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और बेटा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहां पे हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम सीधे सीधे बोलेंगे कि हाँ 25 किलोमीटर, हाँ 32 किलोमीटर, हाँ 27 किलोमीटर। अब मैं यहाँ से यहाँ गई हूँ और उसके बाद वापस आई हूँ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी नापी मैंने, टोटल डिस्टेंस मैंने नाप ली 50 किलोमीटर, 25 जाने का 25 आने का, यानी कि 50 किलोमीटर। यहाँ पे मैं डायरेक्शन पे के ऊपर ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन के ऊपर मैटर नहीं करता। देखो यही लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट refers to how much ground an object has covered during its motion. It is defined as the total path length. भले तुम यहाँ से अगर जाओगे तो तुम्हारी डिस्टेंस अलग हो जाएगी, यहाँ से जाओगे अलग डिस्टेंस, यहाँ से जाओगे अलग डिस्टेंस, ठीक है। जितना भी तुमने ग्राउंड नापा है, जितना भी पाथ नापा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे बच्चे, ठीक है। अब देखो, अब आ जाता है हमारा दूसरा कंसेप्ट जो कि है डिस्प्लेसमेंट। और बेटा डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज को समझो, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से ही बताती हूँ, पुराना वाला ही एग्जाम्पल है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे फ्रेंड का घर है, ठीक है। अब तुम यहां से गए तुम्हारे फ्रेंड के घर पे शॉर्टेस्ट पाथ लेकर के, हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है, और तुम ऐसे घूमते फिरते वापस आए क्योंकि घर आने का मन नहीं था, तो थोड़ा घूमते घूमते वापस आए। अब देखो तुम यहां से यहां गए, तुमने नापे 25 किलोमीटर, और जब तुम यहां से यहां आए तब तुमने कितना 40 किलोमीटर ट्रैवल करके आए तुम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं क्या बताऊंगी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझो सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस के साथ में अगर हम लोगों ने जोड़ दिया डायरेक्शन, कि अगर तुम लोगों ने 15 किलोमीटर कहीं से कहीं तक कवर किया है तो कौन से डायरेक्शन में कवर किया है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट में ये भी बताना पड़ेगा। अब ये शर्त रख देता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखना है और आखिरी वाला पॉइंट देखना है, ठीक है। अगर तुम्हें यहां से वहां जाना है तो तुम्हें रास्ता नहीं देखना कि तुम इस रास्ते से आए हो कि इस रास्ते से आए हो, कहां से आए हो, तुम्हें सीधे सीधे यहां से यहां देखना है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर यहां पे मैं ए से पॉइंट बी पर गई हूं तो मैं कहां चली, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे बताऊंगी, मैं बताऊंगी 25 किलोमीटर
इस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस में हमारा डायरेक्शन नहीं था, डिस्प्लेसमेंट में हमारा डायरेक्शन साथ में जुड़ गया है। अब यही देखो, अगर मैं B से पॉइंट A पे आई हूं 40 किलोमीटर कवर करके, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? तो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि मुझे सीधे फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की तरफ ही देखना है, मुझे रास्ता नहीं देखना है। यहाँ पे मुझे सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स के बीच की दूरी देखनी है, भले वो कोई सा भी पाथ ट्रैवल कर आए, मुझे सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, मुझे सिर्फ फाइनल पॉइंट से स्टार्टिंग वाले पॉइंट की तरफ देखना है, बस खत्म। डिस्प्लेसमेंट हमें ऐसे बताना है। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि अगर पॉइंट A चला है, ठीक है, ए है, तुम हो, तुम गए अपने दोस्त के घर पे, तुम वापस आ गए अपने घर पे, यानी कि फाइनल पोजीशन क्या हुई? ये हुई तुम्हारा घर। इनिशियल पोजीशन कहाँ थी? कहाँ से शुरू किया तुमने? अपने घर से चालू किया। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम क्या देखना है? इनिशियल पोजीशन देखनी है और फाइनल पोजीशन देखनी है। इसका मतलब क्या? इनिशियल पोजीशन भी है, फाइनल पोजीशन भी है। कितनी दूरी नापी? 0 दूरी नापी। देयरफॉर इस केस में क्या हो जाएगा बच्चे? इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अगर तुम A से B पे गए, B से वापस अगर A पे आ गए, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। देयरफॉर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। डेफिनेशन से समझते चलो। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंस यहाँ पे हम डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे, जब भी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी ऑब्जेक्ट का, तब हम लिखेंगे इतना डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इतना। ठीक है, क्वांटिटी के साथ में डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लिखना जरूरी है। अब एंड हैज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरो दैट पॉइंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है C, वो D तक अगर गया है, तो मैं उसको डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से बताऊंगी कि यहाँ से यहाँ गया है। मुझे यहाँ पे डायरेक्शन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को बेटा ध्यान रखना। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिया है। चलो यहाँ पे एक B का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये B अगर यहाँ से इस तरह से घूमते घूमते, इस तरह से बनबनाते यहाँ पे पहुँच गई है। ठीक है, तो ये जो ब्लू डॉट्स दिख रही है ना तुम लोगों को, ये क्या है? ये है डिस्टेंस, यानी कि उसने एक्चुअल में कितना ग्राउंड कवर किया है। और यहाँ से यहाँ अगर मैं फाइनल पॉइंट देखूँ और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को देखूँ, तो कितना यहाँ से मुझे दूरी दिख रही है? सबसे शॉर्टेस्ट दूरी क्या है? वो क्या है बेटा? पिंक लाइन से हमारा है डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, जो ये ब्लू लाइन है ये है डिस्टेंस, पिंक लाइन है हमारी डिस्प्लेसमेंट बच्चे। ठीक है, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है गति, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। अब ये समझो, अगर तुम लोग सपोज यू आर A, ठीक है, तुम गए अपने दोस्त के घर पे पॉइंट B तक। ठीक है, अब बहुत तेज जाओगे क्योंकि B तक जाने की तो तुम्हें बहुत जल्दी होगी, लेकिन जब B से वापस A पे तुम्हें आना होगा, जब वापस अपने घर आना होगा, तब भैया तुम बहुत धीरे धीरे जाओगे, मन ही नहीं करेगा दोस्त के घर से वापस अपने घर जाने का। तो तुम क्या करोगे? कम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे पर यूनिट टाइम। यानी कि सपोज अगर मैं पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रही हूँ, तो मैं सपोज जा रही हूँ 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ज़्यादा हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 मीटर 1 सेकेंड में कवर करते 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 मैं B पॉइंट तक जाऊँगी। बहुत जल्दी जाना है मेरे को अपनी दोस्त के यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पॉइंट B से जब मुझे पॉइंट A पे आना होगा, तब मैं बहुत लंबा रास्ता भी सेलेक्ट करूँगी और धीरे धीरे भी चल कर आऊँगी। धीरे धीरे चलने का मतलब क्या है? मैं अब सिर्फ 1 मीटर कवर करूंगी पर सेकंड पे, यानी कि कितनी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? गति, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। डेफिनेशन से समझो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इट्स स्पीड बच्चे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस देख रहे हैं, यानी कि स्पीड भी हमारी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में हम लोग डायमेंशन नहीं बताएंगे। अगर मैं बता रही हूँ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज चल रही है, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि मैं डायरेक्शन बताऊं कि कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में। वो हमारा दूसरा कंसेप्ट आ जाएगा वेलोसिटी का, जो मैं तुम लोगों को समझाऊंगी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जहां पे हम लोग डिस्टेंस कवर्ड देख रहे हैं, और सिंस हमारे डिस्टेंस का भी डायरेक्शन नहीं होता, तो हमारी स्पीड का भी डायरेक्शन नहीं होता। अब देखो, अब जो बेटा ये स्पीड होती है,
इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, यहां से यहां तक जाने में अगर मैंने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक है, कितनी देर में ट्रैवल की, तो सपोज मैंने 2 घंटे में ट्रैवल की, ठीक है, तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है अपॉन टोटल टाइम कितना है, यानी कि 25 किलोमीटर मैंने पर घंटे चला, 25 किलोमीटर 1 घंटा, फिर 25 किलोमीटर 1 घंटा। तो इससे क्या निकलेगा बेटा, इससे मेरी स्पीड निकलेगी कि कितना डिस्टेंस, कितना यूनिट डिस्टेंस मैंने कवर किया है 1 यूनिट टाइम में, ठीक है। वो देखो, अब ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता। अब इट कैन आइदर बी यूनिफॉर्म और इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। तो अब इस चीज को समझो बच्चे, देखो ये दिख रहा है, ये जो गाड़ी है इसने चलना यहां से शुरू किया, ठीक है, इस पॉइंट से चलना शुरू किया और ये बढ़ रही है आगे। 4 मीटर तक ये पहुंची कितने में, 2 सेकंड में, फिर 8 मीटर तक पहुंची अगले 2 सेकंड में, फिर 12 मीटर अगले 2 सेकंड में, 16 मीटर अगले 2 सेकंड में। यानी कि अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में बांट दूं तो इसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है सिमिलर टाइम इंटरवल में, यानी कि इसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि इसकी एक यूनिफॉर्म गति है, सेम स्पीड से ये चलती जा रही है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है 1 यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अगर यहीं पे मैं बात करती हूं ऐसी बॉडी की जो यहां से शुरू हुई, बीच में फास्ट हो गई और बाद में देखो जाके रुक गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इसने स्टार्टिंग के 2 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, फिर 0.5 सेकंड में ही अगले 5 मीटर कवर कर लिए। यानी कि हमारा जो ये गाड़ी है, ठीक है, ये जो गाड़ी है हमारी, इसने सबसे स्टार्टिंग में तो धीरे थी ये, बाद में इसने कम ही टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, चेंज हो रहा है, पहले धीरे चल रही थी फिर फास्ट चलने लग गई। यानी कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है। इस गाड़ी को देखो, नीचे वाली को, आराम से चलकर जा रही है, 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, इस तरह से ये यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो नीचे वाला हमारी कैसी गाड़ी हो गई, यूनिफॉर्म मोशन वाली, ऊपर वाली कैसी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि स्पीड बदल रही है उसकी, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो इट कैन आइदर बी यूनिफॉर्म और इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, इसकी यूनिट कितनी होती है, मीटर, टाइम टेकन की सेकंड, देयरफॉर मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके ही डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करती हूं तो LT⁻⁻1 हो जाएगा, मीटर और अपॉन में टाइम, तो ये इसका हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, if a body moves equal distance in equal intervals of time, then that type of motion is called uniform motion। जैसा मैंने अभी तुम्हें वो गाड़ी में समझाया था कि उसने यूनिफॉर्म डिस्टेंस ही ट्रैवल की है, 5 मीटर 1 सेकंड में, अगले 5 मीटर भी 1 ही सेकंड में, यानी कि यूनिफॉर्म है उसकी स्पीड, सेम गति से वो जो हमारी गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अब देखो, इट मीन्स दैट थ्रू आउट द मोशन द कार मूव्स द सेम डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन एनी 2 सेकेंड्स ऑफ टाइम। वही चीज है, सिमिलर चीज है, ठीक है। चलो, इफ द बॉडी ट्रेवल्स unequal distances in equal intervals of time, then that type of motion is called non-uniform motion। यानी कि पहले 1 सेकंड में तो भैया तुमने 2 मीटर कवर किया, ठीक है, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में तुमने 3 मीटर कवर कर लिया, अगले 1 सेकंड में तुमने 4 मीटर कवर कर लिया। यानी कि जो टाइम इंटरवल है, जो यूनिट हमारा टाइम इंटरवल है, उसमें अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये स्पीड कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। चलो अब देखो, वेलोसिटी को समझो। वेलोसिटी बेटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, यानी कि हमारा कितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है
पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड क्या था हमारा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम था स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है हमारा, वेलोसिटी हो जाता है। यानी कि सिंस डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी था तो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है पर यूनिट टाइम में। अगर ये बॉडी ए है, इसको बी तक जाना है, ठीक है, इस तरह से अगर इसको जाना है तो यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट मैं पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो जाएगा, अगर ये 15 मीटर्स है तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा 15 मीटर, डिस्टेंस पूछूंगी तो वो भी यहाँ पे 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेम ही हमारा है, बस डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन बता देंगे कि इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये सपोज तुम हो, तुम यहाँ से बी तक गए, तुम यहाँ इस पॉइंट से बी तक गए, फिर बी से वापस अपने घर पे आ गए, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा एक ही जगह पे, यानी कि हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गया। और अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगी तो 0 अपॉन अगर मैं टाइम निकालूंगी, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारा वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा अगर हम कितना भी डिस्टेंस चल के आ जाए, दूर दराज तक जाकर आ जाए, वापस घर आ जाए, अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो हमारी वेलोसिटी 0 आ सकती है। ठीक है, लेकिन हमारी स्पीड 0 नहीं होगी, कुछ तो स्पीड से हम गए होंगे। स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करते हैं, जितना आगे गए अगर उतना ही वापस पीछे आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो हमारा वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एकदम हमारा क्लियर हो जानी चाहिए ये बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हम डायरेक्शन भी देख रहे होते हैं, यूनिट इसकी सेम ही होगी, स्पीड जितनी जो होती है हमारी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म वगैरह डिस्कस करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, हम लोगों ने देखा डिस्टेंस को। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि जो दूरी कवर की है तुम लोगों ने, किसी भी डायरेक्शन में कवर की हो, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट के साथ में जुड़ जाता है हमारा डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका है, सीधा सीधा कि इनिशियल पॉइंट से सीधे फाइनल पॉइंट की तरफ देखो, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अगर मैं एक सर्कुलर पाथ की बात करती हूँ, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक की बात करती हूँ जिसमें कितना है डिस्टेंस, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक वापस चल के आने में 2 किलोमीटर का सपोज डिस्टेंस है। ठीक है, 2 किलोमीटर की दूरी है, इस ग्राउंड में नापनी पड़ेगी, जो अगर तुम पॉइंट यहां से शुरू करके वापस आओगे। अगर इसी की मैं बात करती हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से चल के वापस यहां पे आ जाती हूँ तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह होगा, तो यहां पे वापस आने में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंस distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity, therefore displacement में direction देखना होगा। अब बात करते हैं अगर हम speed की, तो speed क्या होती है हमारी, distance covered per unit time, और वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेलोसिटी बच्चे होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है पर यूनिट टाइम, वो हमारी हो जाती है वेलोसिटी। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है तो हमारी वेलोसिटी भी 0 हो सकती है। ठीक है, एक और चीज देखो, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से स्पीड हमारी या तो वेलोसिटी से बड़ी होगी या तो इक्वल होगी। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस कवर्ड से ज़्यादा हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस को हमने बोला ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज आवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसीलिए इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। स्पीड हमारी वेलोसिटी से बड़ी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कभी डिस्टेंस और स्पीड से ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे हमारे डायरेक्शंस भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों 0 होने पॉसिबल भी हैं, कैन बी 0, लेकिन डिस्टेंस और स्पीड हमारे 0 नहीं होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चल दिया है तो वहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड कभी मेरा 0 नहीं होगा।
ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब समझो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन द सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर यहां से यहां मूव कर रही है कोई गाड़ी, ठीक है, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है पर यूनिट टाइम, अगर वो सेम है, बिल्कुल बेटा सेम स्पीड वाला कंसेप्ट है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है पर यूनिट टाइम अगर वो सेम है और हमारा डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी अगर चेंज नहीं हो रहा है, बेटा यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना हमारा ज़रूरी है। अगर हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट भी रहेगी अगर, तो भी हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, यहां से उसने स्टार्ट किया सर्कुलर मोशन में मूव करना कांस्टेंट स्पीड से, पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड वो 2 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे मेरी स्पीड तो यूनिफॉर्म हो जाएगी कि हाँ हर सेकंड ये 2 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन सिंस ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, यानी कि कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बदल रही है। यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। सिंस वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन के ऊपर। इस चीज को ध्यान देना, सर्कुलर मोशन में वापस इस चीज को लेकर आऊंगी। व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और इफ द डायरेक्शन चेंजेस, यानी कि अगर मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं कि पहले वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब मैं उसको 3 मीटर पर सेकंड से चलाऊं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या तो मैं उसका डायरेक्शन चेंज कर दूं कि अगर वो इस तरह से गोल सर्कल में घूम रही है, या फिर अगर वो 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे चल रही है और फिर वो 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे चलने लग गई, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दो चीजों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, याद रखना, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग अब समझने वाले हैं कि एवरेज वेलोसिटी किस तरह से निकालें, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बेटा एवरेज, किसी भी चीज के एवरेज को लेने का मतलब क्या होता है, ये हम सबको पता ही है। देखो अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई कार है, उसने टी बाय हाफ या फिर ऐसे ले लेते हैं कि उसने 1 घंटा कितने स्पीड से ट्रैवल किया, 1 घंटे में सपोज उसने कवर किया है हमारा 2 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। उसके बाद में उसने जो अगला 1 घंटा है उसमें कवर किया हमारा 3 किलोमीटर, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले ये कितने स्पीड से चल रही थी, पहले ये कवर कर रही थी 2 किलोमीटर 1 घंटे में, उसके बाद में इसने कवर किया 3 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, यानी कि स्पीड चेंज हुई है। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है कि कितनी एवरेज वेलोसिटी इसकी होगी, कितनी एवरेज वेलोसिटी से ये हमारी चल रही थी। तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड निकालने का तरीका अब मैं बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे एवरेज स्पीड निकालना और यहां पे हम सीखेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालना, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारा बेटा क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपॉन टोटल टाइम कितना लिया है, इससे हमारा निकलता है बेटा एवरेज। अब यहां पे तुम्हारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास में ऐसा आ सकता है कि उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है विद डिफरेंट स्पीड्स, यानी कि उसने स्टार्टिंग का हमारा सपोज 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है विद 20 मीटर पर सेकेंड, और उसने जो हमारा दूसरा 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है वो उसने कवर किया सपोज विथ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब तुम्हें इसका एवरेज निकालना है। अब तुम्हारे पास टाइम तो दिया नहीं हुआ है, ऐसे किसी भी कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके 2 तरीके हो जाते हैं निकालने के एवरेज स्पीड। सबसे पहला तो हमारा कन्वेंशनल तरीका कि हम पूरा इसको सॉल्व करें, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर है, 1 + 1 हो जाएगा 2 अपॉन टोटल टाइम एंड s इज इक्वल्स टू d/t, यानी कि स्पीड ये हमारी क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें अगर टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब देखो अगर हमें इसको सॉल्व करना हो एक ट्रिक से, तो अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, चाहे एवरेज वेलोसिटी को हम अगले पेज पे देखेंगे, अगर यहाँ पे मैंने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है अलग अलग स्पीड से, तो फिर मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज का 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पे वैल्यूज रख दो, 2 × 20 × 30 अपॉन 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड, सिंस वी आर रीडिंग स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहीं अगर मैं बात करती हूँ कि उसने सेम टाइम इंटरवल में, यानी कि पहले के 1 घंटे में उसने कितने उससे चला 20 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा जो घंटा था उसमें उसने कितने स्पीड से चला 30 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जब हम लोगों ने सेम टाइम इंटरवल लिया है, सेम टाइम इंटरवल जब हम लोगों ने लिया है, तब हमारी एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आ जाता है सिंपल, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं हमारा एवरेज स्पीड। दो चीजें हो जाती हैं, अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल की है तो उसका फॉर्मूला ये, अगर सेम टाइम इंटरवल में उसकी अलग अलग स्पीड्स रही हैं तो हो जाएगा हमारा उसका फॉर्मूला ये। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब बेटा अगर मैं बात करती हूं तुमसे एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी कि अगर कोई ये पॉइंट है, ठीक है, अगर ये कोई ए ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से चलकर वापस अपने घर आ जाता है, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा पूरे पाथ में, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह है। टोटल टाइम उसको सपोज कितना भी लगा हो तो कितना हो जाएगा, मेरा एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, और अगर उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ से यहाँ वो चला है, ठीक है, इतने टाइम में, सपोज उसने स्पीड, अगर हम डिस्टेंस और स्पीड यहाँ पे सेम देख ले तो सेम फॉर्मूलाज हमारे एवरेज वेलोसिटी के अंदर भी लग जाएंगे। बस बेटा फर्क कहाँ आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फर्क आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन को हमें मेंशन करना होगा और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखना होगा। तो ये हो जाते हैं हमारे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को समझ के लिए कंसेप्ट्स। अब एक इंपॉर्टेंट नया कंसेप्ट समझो जिसको हम बोलते हैं बच्चे रिलेटिव मोशन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको ना एक एग्जाम्पल से बताती हूं। चलो सपोज यहां देखो, ये है पुलिस और ये है हमारा प्यारा सा चोर, क्यूट सा लग रहा है, ठीक है। देखो ये पुलिस किसी एक वेलोसिटी से चल रही होगी और ये चोर किसी हमारी एक वेलोसिटी से भाग रहा होगा। तो हम लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पुलिस कितने टाइम में इस चोर को पकड़ पाएगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे रिलेटिव मोशन के। चलो अब हम इनको समझते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये रही हमारी पुलिस और ये रहा हमारा थीफ, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है सपोज 10 मीटर का, ठीक है। जो पुलिस है ये भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये जो थीफ है ये भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। बहुत ही तेज स्पीड हो गई ये तो, ठीक है। अब पुलिस क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम क्या समझे कि हर सेकंड ये 5 मीटर चल रही है, 5 मीटर कवर कर लेगी ये 1 सेकंड में, और उतने ही टाइम में हमारा 4 मीटर ये कौन चल लेगा, हमारा थीफ भी उतने में ही 4 मीटर चल लेगा। जैसे जैसे ये हमारा पॉइंट है, ये पुलिस है, ठीक है, ये फास्ट चल रही है, ये थीफ थोड़े डिस्टेंस से थोड़ा सा कम हमारे स्पीड से चल रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा जब ये पुलिस जो है ये इस चोर को पकड़ लेगी। हम लोगों से ऐसे ही टाइम पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमारा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट निकल कर आता है। क्या मतलब है रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी के रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग में ही बताया था। अब
पुलिस जो है अगर वो थीफ को देख रही है, ठीक है, तो वो कैसे देख रही है कि वो अपने आप को तो एट रेस्ट पे इमेजिन करेगी कि मैं कैसे देख रही हूँ थीफ को चलते हुए। मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही हूँ, ठीक है, आगे थीफ है, मैंने अपने आप को पुलिस कंसिडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, आगे थीफ है, तो मैं 5 मीटर कवर कर रही हूँ 1 सेकंड में, वो 4 ही मीटर कवर कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये हर सेकंड मेरे पास में 1-1 मीटर आता जा रहा है, क्योंकि मैं उससे पास आती जा रही हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि उल्टे डायरेक्शन में 1-1 सेकंड पे मेरे पास में आता जा रहा है। और थीफ को क्या लगेगा, थीफ 4 मीटर ही बढ़ पा रहा है 1 सेकंड में और पुलिस 5 मीटर से आ रही है, तो थीफ को क्या लगेगा कि हर सेकंड 1 मीटर मेरे पास में आती जा रही है, ठीक है। ये देखो, इसको समझो, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है बेटा ये। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ थीफ निकालूं विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, ठीक है, कैसे लिखते हैं, जिसकी हमें निकालनी है वेलोसिटी, किसके नजरिए से, किसके रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बाद में लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ द थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ थीफ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 - 5 इज इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, पुलिस अगर देख रही है तो वो हर सेकंड थीफ को अपने नजदीक आते हुए देख रही है। थीफ जा तो आगे ही रहा है, लेकिन पुलिस के नजरिए में वो 1 मीटर पास आता जा रहा है हर सेकंड, तो उनको क्या लगेगा, वो 1 मीटर हमारे पास आते जा रहा है, या फिर यानी कि इसका मतलब क्या है, एक नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, नेगेटिव भी हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, सिंस वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर यहीं पे मुझे वेलोसिटी ऑफ पुलिस निकालना हो, किसके नजरिए से, थीफ के नजरिए से, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कर देंगे। कितना आ जाएगा, 5 - 4 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में। यानी कि अगर मैं यहाँ पे चोर बन जाऊँ, ठीक है, और मैं देखूँ और मैं भाग रही हूँ, मैं पुलिस को हर सेकेंड अपने 1 मीटर आते हुए, 1 मीटर अपने पास आते हुए पा रही हूँ, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या करा है, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया है और इस डायरेक्शन को हम लोगों ने नेगेटिव कंसिडर कर लिया है। तो ये है बेटा रिलेटिव हमारे वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब हमें ये बताना है कि कितने टाइम में ये पकड़ लेगा, उसको पुलिस पकड़ लेगा थीफ को। तो हम क्या बताएंगे, टोटल डिस्टेंस कितना था इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था ये कितना था, अपॉन उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो कितना हो गया डिस्टेंस, इनिशियल 10 था, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया 1, यानी कि 10 सेकंड के अंदर ये पुलिस इस थीफ को पकड़ लेगी अगर ये इसी स्पीड से चलते रहे तो, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। पुलिस जो है वो 1 सेकंड में कितना, 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, और चोर क्या कर रहा था, 1 सेकंड में 4 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी 4 मीटर, तो ये पास आता ही जा रहा है, हर 1 सेकंड 1 मीटर हमारे थीफ के पास आता जा रहा था। इस तरह से हमें समझना है। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया। तुमसे टाइम पूछ लिया जाएगा, कितने टाइम में जो पुलिस है वो थीफ को पकड़ लेगा, तुम आसानी से बता पाओगे। रिलेटिव वेलोसिटी डाल देना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं सिंस वी आर कंसिडरिंग वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। टोटल कितना उनके बीच का दायरा होगा, सपोज जो 10 था, और रिलेटिव यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को, 1 था तो वो 10 सेकंड में उसको पकड़ पा रहा था। ये रहा हमारा कंसेप्ट रिलेटिव मोशन का बच्चे, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं एक्सेलरेशन एंड डेसेलरेशन। डेसेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है, इसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अब बेटा क्या हो रहा है, अगर किसी की वेलोसिटी बदल रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, तो कितना वेलोसिटी बदल रही है पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो कितना नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन भी एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्शंस को बच्चे देख रहे होते हैं। वो इसका वो देखो
क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग इफ इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी हमारी पर यूनिट टाइम बढ़ रही होगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, और अगर वो पर यूनिट टाइम कम हो रही होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेसेलरेशन, या फिर बॉडी रिटार्ड कर रही है, रिटार्डेशन हम उसको बोलेंगे। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर कोई बॉडी स्पीड अप हो रही है, ठीक है, जल्दी पहुंचना है मुझे मेरे फ्रेंड के यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसमें यानी कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, पर यूनिट टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है और तेज तेज स्पीड होती जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। स्पीड नहीं, वेलोसिटी बोलो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, पर टाइम, पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती ही जा रही है, तो उसको बोलेंगे हम बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अगर पर यूनिट टाइम उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, यानी कि बॉडी रेस्ट पे आती जा रही है, ब्रेक मारे तो क्या होगा, किसी भी गाड़ी में ब्रेक मारेंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनली जीरो होती जाएगी, यानी कि उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। इसको इससे समझो, देखो ये तो हमारा रहा चोर पुलिस एक्सेलरेशन वाला, ये रहा खुल जा सिमसिम। देखो ये बॉडी है, ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये मूव कर रही है विद जीरो वेलोसिटी से, फिर 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, फिर 2 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू कर दी, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू कर दी, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद में रुक गई, यानी कि कॉन्स्टेंटली ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी। कितना एक्सेलरेट कर रही थी, कितना वो वेलोसिटीज का चेंज हो रहा था पर यूनिट टाइम, तो वो चेंज हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम इसको बोलेंगे 1 मीटर चेंज हो रहा है। 1 मीटर पर सेकेंड से ये वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है पर सेकेंड, ठीक है, इससे हमें ये समझ में आता है। चलो देखो, वो बॉडी मूव कर रही थी, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी, उसके बाद में 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, उसके बाद में 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी कि पर सेकेंड ये कितना बदल रही है, तो ये बेटा हमारी बदल रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। 1 मीटर पर सेकेंड यानी कि हमारे क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन का यूनिट वो हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायमेंशन की भी बात कर लें तो डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, L अपॉन T, ठीक है, ये तो हमारी स्पीड का हो गया, इनटू पर यूनिट टाइम हम करेंगे तो LT रेज़ टू द पावर -2, ये हमारा एक्सेलरेशन का हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको बेटा याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Important points. Acceleration and deceleration are vector quantities. Vector quantities है यहाँ पे, सिंस हम लोग डायरेक्शन भी देखते हैं, अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो तुम्हारा एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A body is said to be decelerating या फिर retarding if its velocity decreases with time. बॉडी धीरे धीरे रेस्ट पर आती जा रही है, ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी डेसेलरेट कर रही है। If acceleration does not change with time, it is said to be constant acceleration, यानी कि अगर हमारी जो स्पीड है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, लेकिन एक ही स्पीड से स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, ये तो एक ही लाइन में 2 बार स्पीड आ गया, यानी कि वो स्पीड बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, हर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड ही अगर हमारी स्पीड बढ़ रही होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे रिप्लेस ए विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या मतलब है इसका, अगर एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ग्राउंड पे फेंका तो इसके ऊपर बेटा फोर्स लग रहा होता है, हमारी ग्रेविटी का, गुरुत्व आकर्षण लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से ये बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन काम करता है। इसको हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम इसको किससे बताते हैं, जी से बता रहे होते हैं, ठीक है। जी साइन होता है जो हमारा ये जो गुरुत्वाकर्षण, जो हमारे ग्रेविटेशन है, अर्थ का जो पुल है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन इस बॉडी के ऊपर हो रहा होगा उसको हम किससे दर्शाते हैं बेटा, जी से शो करते हैं। अगर अब इस डायरेक्शन में हमारी बॉडी गिर रही है, इसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम इसको क्या लेंगे,
पॉजिटिव जी लेंगे। अगर मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका बच्चे और वो वापस नीचे आ रही है इस केस में, तो जब मैंने उसको ऊपर फेंका तब उसके ऊपर फोर्स तो बेटा धरती तो नीचे ही खींच रही है उसको, यानी कि इसकी स्पीड कम होती जाती है ना। हम किसी भी बॉल को सपोज ऊपर फेंकते तो ऊपर जाके वो एक बहुत ही कम टाइम के लिए रुक जाती है, फिर वापस नीचे आती है, ठीक है। यानी कि इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली हमारी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, फाइनली जीरो होती जा रही है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, धरती एक फोर्स लगा रही है और उसकी स्पीड को कम कर रही है। सिंस इसकी स्पीड चेंज हो रही है इसीलिए ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, और एक्सेलरेट को हम क्या बोलेंगे, बेटर टर्म क्या है, रिटार्ड कर रही होगी अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो -g लग रहा है। बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यही यहां पे लिखा हुआ है। फ्रीली फॉलिंग अगर बॉडी हो जाती है तो उसमें हम एक्सेलरेशन की जगह क्या डालते हैं, g डालते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी वर्टिकली ऊपर फेंकी गई है, उसके ऊपर g नीचे काम कर रहा है, तो हम उसको माइनस लिखेंगे। सिंस डायरेक्शन अपोजिट है ना हमारे मूवमेंट का और एक्सेलरेशन का, तो उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। अब देखो एक चीज बताती हूं, अगर मैं ग्राफ बनाती हूं, ठीक है, किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मैंने ग्राफ बनाया, तो जो इसका स्लोप होता है बेटा, ठीक है, ये जो इसका स्लोप है इस ग्राफ का, ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा वेलोसिटी। स्लोप मुझे क्या बताएगा, इसका स्लोप मुझे वेलोसिटी बताएगा। यहीं पे अगर मैं बनाती हूं ग्राफ किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो इसका स्लोप मुझे क्या बताएगा, इसका स्लोप मुझे बताएगा एक्सेलरेशन। स्लोप विल शो मी एक्सेलरेशन। हमारा वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, तो वो हमारा क्या बताता है, स्लोप। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप वेलोसिटी बताएगा, और वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो हमारा जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताएगा। इस चीज को तुम लोग याद रखोगे बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्पीड क्या है, अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली डिस्टेंस चेंजेस विद टाइम। कितना जल्दी जल्दी हमारा डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। यानी कि चेंज को हम कैसे, डेल्टा से बताते हैं। पर यूनिट को अगर छोटा सा चेंज पर यूनिट टाइम हो रहा है उसको हम डेल्टा से बताते हैं। तो चेंज इन हमारा जो स्पीड है, चेंज इन हमारा जो डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम, वो क्या हो जाता है, हमारा स्पीड हो जाता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन। हाउ क्विकली वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। देखो ये जो लड़का है ये क्या बोल रहा है, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप। कॉन्स्टेंटली स्पीड बढ़ रही है तो ही इज एक्सेलरेटिंग। ओके, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन। ये धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे ये भी एक्सेलरेट कर रहा है। वेलोसिटी कम हो रही है तो क्या हुआ, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है। बेटर टर्म्स में हम बोलते हैं कि ये रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। और ये भी एक्सेलरेट कर रहा है। अगर इसका ये एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेक्टर क्वांटिटी का कंसेप्ट आ गया है बच्चे यहाँ पे। सिंस हमारा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको भी चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से, एक तो हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है। हमारी तीसरी चीज क्या हो जाती है, मतलब दूसरी चीज हम बोल सकते हैं तो वो क्या हो जाती है कि हमने क्या किया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है, ये सपोज ये बी ही मूव कर रही है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है इसका, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसकी वेलोसिटी का सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देयरफॉर चेंज तो हमारी वेलोसिटी भी हो रही है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। देयरफॉर ये बॉडी को भी हम, बी को भी हम बोलेंगे एक्सेलरेटिंग। सिंस चेंज इन वेलोसिटी ही पर यूनिट टाइम हमारा क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो एक्सेलरेशन को चेंज करने के बेटा तीन तरीके हो गए, या तो बढ़ा सकते हैं, या तो घटा सकते हैं, या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं।
अब देखो इक्वेशंस होती हैं बेटा यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। कुछ इक्वेशंस हैं हमारी जिनको हमें ध्यान रखना है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्मली पर यूनिट टाइम उसका जो स्पीड है या वेलोसिटी वो चेंज कर रहा है, तो हमारे पास में 3 इक्वेशंस होती हैं। कौन कौन सी? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इस वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है रिस्पेक्टिव टर्म्स? v हमारी होती है फाइनल वेलोसिटी, u हमारी होती है इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम एंड s इज द डिस्टेंस। ठीक है, ये 5 चीजें हमारे पास में होती हैं। कौन कौन सी 5 चीजें? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो टाइम है, जो एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब इनमें से कोई भी टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली इक्वेशन में हमारे कौन कौन से 4 यूज हो रहे हैं? v u a t, s यूज नहीं हो रहा। दूसरी में कौन कौन से यूज हो रहे हैं? कौन सा नहीं आ रहा? दूसरे वाले में v नहीं आ रहा। तीसरे वाले में क्या नहीं आ रहा? तीसरे वाले में टाइम नहीं आ रहा। तो हम लोगों को क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? हम लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें ये सोचना है कि उसमें कौन सी क्वांटिटीज दी गई हैं। हमें पता तो करना ही पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन लगाएं हम। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि इन 3 इक्वेशंस में से कौन सी यूज करनी है? तो हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हम लोगों की जो भी क्वांटिटी यहाँ पे दी होंगी उनके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशंस को यूज करेंगे। चलो क्वेश्चंस करते हैं और फिर पता करते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका हम लोगों ने। कितनी स्पीड से फेंका? इनिशियल वेलोसिटी का क्या है सिंबल? u है। ठीक है, u इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका। ठीक है, अब देखो द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। हमारे पास में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले तो ये देखना है। सबसे ऊपर जाके ये बॉडी रेस्ट पे आ जाती है तो v इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। ठीक है, ये हमें पता है। इसके ऊपर नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा जिसको मैंने बताया था g बोलते हैं। ठीक है, माइनस g हम करेंगे। क्यों करेंगे माइनस जी? क्योंकि बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव इसको लेंगे। और जी की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे इन सारी चीज़ों में लगाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं? v u t और हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इन तीनों में से जिसमें ये चारों चीज़ें हमारी मौजूद हों? तो इनमें से देखो पहले वाले जो हमारी इक्वेशन है उसमें v भी है, u भी है, a भी है और t निकालना है। देयरफॉर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। सिंस हमारे यहाँ पे डिस्टेंस का कोई भी काम नहीं था, ठीक है, तो हम लोग ऐसी कोई भी इक्वेशन यूज नहीं करेंगे जिसमें डिस्टेंस आ रहा होगा। तो दूसरी और तीसरी वाली इक्वेशन रिजेक्ट हो गई, पहली वाली इक्वेशन को हमने अपने हिसाब से ले लिया। वो तीनों इक्वेशंस इसलिए है कि हम अपने स्वाद अनुसार जैसे नमक डालते हैं ना, वैसे हमारी ज़रूरत अनुसार हम लोग उसको यूज कर लें। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 यहाँ पे लगा दो। v कितना है? 0 है। u कितना है? 40 है। अब a की जगह हम -10 रखेंगे, सिंस डायरेक्शन अपोजिट है और हम लोगों को t निकालना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 40 इज इक्वल्स टू 10t। तो हमारे t कितना आ जाएगा? t हमारा आ जाएगा 4 सेकेंड्स, यानी कि इस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकेंड्स लगेंगे। तो आंसर कितना चला जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा, यानी कि ज़रूरत अनुसार फॉर्मूला हमें यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखो। A scooterist covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes. Calculate his speed in centimeter per second, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। अब बेटा ये क्वेश्चन तो पिछले चैप्टर से भी रिलेटेड है, इसको चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तुम लोगों को 30 सेकेंड दे रही हूँ। सेंटीमीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो लिखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट्स में उसने कवर किया है। ठीक है, तो अब हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। हमें यूनिट्स अलग अलग दे रखे हैं कि इन यूनिट्स में हमें कैलकुलेट करनी है। हमारी स्पीड क्या होता है?
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पर सेकंड में, तो 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अपॉन 5 मिनट, तो 5 × 60 कितने सेकेंड्स हो जाएंगे। तो इसको तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, निकाल लो भैया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर अराउंड, चलो कर ही लेते हैं यार, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ये कैंसिल, ये 20 हो गया, ये 20 से ये 5 हो गया, ये 5 से ये 5 कट गया, ये आ गया हमारा आंसर 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी स्पीड सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब अगर मेरे को सेम स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकेंड में, तो फिर से 3 किलोमीटर को कन्वर्ट किया मैंने किस में, मीटर में कन्वर्ट किया, और 5 मिनट को मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरा कितना आंसर आ रहा है, तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक रामबाण बताती हूँ। कभी भी कन्वर्जन करना हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमने मीटर पर सेकंड की वैल्यू निकाल ली, हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 18/5 इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग कभी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बेटा ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्रेन ए ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ठीक है, वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अब हमें यह बताना है कि कौन सी ट्रेन ने फास्ट ट्रैवल किया है। चलो बताओ, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास में, सोच के बताओ। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड अगर हम लोगों को निकालनी है ट्रेन ए की, तो हम कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है अपॉन टोटल टाइम कितना है, तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी किसकी हो गई, स्पीड ए की। अगर हमें स्पीड निकालनी है बी की, तो वो कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर ट्रैवल किया है उसने, कितने टाइम में ट्रैवल किया है, 4 आवर्स में ट्रैवल किया है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये 2, ये 90, ये 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा बता देता है हम लोगों को कि कौन सी ट्रेन ने फास्ट ट्रैवल किया है। तो कौन है विजेता, बी वाली ट्रेन है हमारी विजेता। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखते हैं, अ कार ट्रैवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा जब भी तुम्हारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तो मैं एक तरीका तुम लोगों को बता देती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि डायग्राम हमेशा बनाना। जो भी ये बोलते जा रहे हैं ना क्वेश्चन में, हर चीज़ को पेपर पे उतारते जाओ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इनने बोला है अ कार, यहाँ से इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, कार ने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अब अगले जो 30 किलोमीटर हैं वो उसने ट्रैवल किए कितने, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, और मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था ना, वही लगा के निकाल लो। चलो एवरेज स्पीड इसकी कितनी होगी बच्चा लोग, फॉर्मूला भी बताया था मैंने तो तुम्हें इस चीज का, तो बता दो। चलो और 20 सेकंड दे रही हूं। चलिए अब इसका आंसर बताया जाए। तो सिंस हम लोगों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल की है, ठीक है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल की है हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोगों के पास स्पीड अलग अलग दी गई है। ठीक है, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारा फॉर्मूला था कि नहीं था, यही डाल दो यहाँ पे।
2 इंटू 40 इंटू 20 अपॉन 40 प्लस 20, ये आ जाती है हमारी एवरेज स्पीड। इतना सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, ठीक है भैया 120 किलोमीटर की ट्रैक तुमने हमें दे दी है, ये रही हमारी 120 किलोमीटर की ट्रैक। आगे बोलो, इट ट्रैवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलो ठीक है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। बचे कितने हैं, 90 किलोमीटर हैं, हाँ हमें ये पता है, हम सब्ट्रैक्शन जानते हैं, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज द एवरेज कम्स 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसको कितना तेजी से इस डिस्टेंस को कवर करना होगा, कितना यहाँ पे इसका स्पीड रहना चाहिए जिससे हमारा जो एवरेज आए वो कितना आ जाए, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। हम लोगों से अब ये पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एवरेज हमारा दिया गया है 60, ठीक है, और एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल ट्रैक का कितना डिस्टेंस है 120 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन हम यहां से निकालते हैं सबसे पहले तो, कि टोटल टाइम कितना लगा इनको, तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा 2 आवर्स, ठीक है। यहां से हम लोग टाइम निकाल लेंगे तो कितना निकल गया हमारा, 2 घंटे लग गए हैं। अब देखो यहाँ पे जो पहला वाला ट्रिप था इसमें इसने क्या किया, 30 किलोमीटर ट्रैवल किया विद 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इतने में कितना टाइम लगा होगा उसको, इतने में उसे टाइम लगा होगा, कितना लगा होगा 30/30, यानी कि 1 आवर यहाँ लग गया। 1 आवर तो उसको यहीं पे लग गया, और टोटल कितना था, टोटल तो हमें 2 ही घंटे दिए गए, यानी कि अगर मुझे ये एवरेज चाहिए तो मेरे को 90 किलोमीटर जो अगले हैं ना उनको भी 1 ही घंटे में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मेरा कितना हो जाता है यहाँ पे, स्पीड कितने की ज़रूरत हो जाती है, कितनी स्पीड की ज़रूरत हो जाएगी, तो वो हो जाएगी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है और टाइम कितना बचा है 1, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझे चलना ही पड़ेगा अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आना चाहिए बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ। दिल्ली यहाँ रहा, ठीक है, अंबाला यहाँ रहा, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स में कवर किया है, कितना है 200 किलोमीटर है, पूरी ड्राइंग कर ली, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। तो स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, इसका हो जाता है स्पीड। अब सिंस यहाँ पे हमारा ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ हम सीधे सीधे चले गए हैं, तो यहाँ पे हमारा स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन का मेंशन नहीं है, नॉर्थ है तो नॉर्थ ही इसी डायरेक्शन में हम लोग चलते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला चीज़ नहीं हुआ है कि फाइनल इनिशियल में चेंज हुआ हो कि पाथ में चेंज हुआ हो, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे हमारा स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो यही 40 किलोमीटर हमारा स्पीड भी हो जाएगा और यही 40 किलोमीटर बच्चे हमारा वेलोसिटी भी हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट। दिल्ली से लेकर जयपुर गए, ठीक है, टूवर्ड्स वेस्ट गए, ठीक है। और क्या दे रखा है, 250 किलोमीटर हम लोगों ने चला है, ठीक है, इन 5 आवर्स, ठीक है, इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग। वापस ये दिल्ली आ जाती है इन द इवनिंग, कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, यहाँ भी है,
ठीक है। इन द सेम टाइम यहाँ भी है, दोनों में सेम टाइम है। अब हमें पता करनी है इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। तो ये मुझे फटाफट से बता दो, बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मुझे यहाँ पे बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। डायग्राम बनाओगे तो आधे से ज्यादा चीजें तुम्हारी इजी हो जाएंगी बच्चे। चलो देखते हैं क्या हमसे यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहली चीज हमसे यहाँ पे पूछी गई है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा हमारा? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 250 प्लस 250 500 अपॉन टोटल टाइम 5 प्लस 5 10, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाता है? इसका एवरेज स्पीड हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और यहीं पे खेला हो जाता है बच्चे। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यहाँ से शुरू किया है और यहीं पे वापस आ गए हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो था ना, ज़ीरो था डिस्प्लेसमेंट कितना भी टाइम हो। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन तो अब हमारा नहीं है, अब हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल की। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? जैसे ये आदमी है, इसके सर पे ऐसे टक पत्थर गिराना, इसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई वेलोसिटी हम लोगों ने नहीं डाली, इसको ऐसे ही नीचे छोड़ दिया। तो अर्थ का जो फोर्स है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सिलरेशन लग रहा है, सिर्फ वही एक्ट कर रहा है। हम लोगों ने जीरो वेलोसिटी से इसको फेंका है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। बाद में पूरा का पूरा खेल हमारा ग्रेविटेशन अगर संभालेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। यहाँ पे यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। अब देखो, अब बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। अब जेंटली ड्रॉप्ड का मतलब क्या है? कि हमारा यू जीरो हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ 20 मीटर ये बना लो, 20 मीटर की हाइट से इसको नीचे फेंका। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो जाता है बेटा? कि यहाँ पे एक्सिलरेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सिलरेशन हो रहा है, और वो भी कैसा एक्सिलरेशन हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम इक्वेशंस जो थी हमारी उनको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, हमें पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लग रहा है यहाँ पे, तो कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, हमसे पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, हमसे ये भी पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारी क्या होती है कि हम लोगों को निकालना है फाइनल वेलोसिटी, और हम लोगों को टाइम भी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे निकाल सकते हैं? अब यहाँ पे बच्चे तुम लोग एक चीज़ का ध्यान रखोगे, जो कि हमारा मेजर पॉइंट है, जो कि है डायरेक्शन, जो पहले भी हम लोगों ने जी का नेगेटिव लिया था। देखो बेटा, एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, जो कि है ऊपर वाला डायरेक्शन, और जो नीचे वाला डायरेक्शन है हम उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। पहले भी याद है जब हम लोगों ने बॉल को ऊपर उछाला था, तब बॉल को ऊपर उछाला तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोगों ने लिया था वेलोसिटी, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा था, तो हमने उसको क्या लिया था? नेगेटिव लिया था, ठीक है। ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को हम लेंगे नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या क्या दिया हुआ है? u v हमें निकालना है, s दिया हुआ है, a हमारे पास में दिया हुआ है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? लगेगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब v तो हमारा कितना हमें निकालना है? माइनस u स्क्वायर 0 है, तो 2 इंटू माइनस 10, ठीक है। माइनस में लेंगे सिंस ग्रेविटेशन नीचे की तरफ काम करता है, इनटू माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हमारा ये डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -20।
तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा, तो वी कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये वेलोसिटी से ये गिरेगा हमारे ग्राउंड पे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब हमें टाइम निकालना है, अब हमारे पास में सारी क्वांटिटीज हैं, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा लो। ठीक है, v कितना हमें दिया गया है, v हमारा 20 आ गया है, 20 इज इक्वल्स टू 0, और ये ग्रेविटी कितना हो गया हमारा, ये हमारा स्पीड से नीचे की तरफ था, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये यहाँ पे भी माइनस जी टी। ठीक है, g की वैल्यू क्या है, 10 है, तो -20 इज इक्वल्स टू -10 इंटू टी, तो t कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद में ये जो हमारा बॉल है ये नीचे जाके टकरा जाएगा। दिस शुड बी वेरी क्लियर बच्चे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आना चाहिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को किस तरह हमें यूज करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड्स। अगर मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या उसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो चेंज हो रही है। अगर ऊपर हमने फेंका तो ऊपर जाके वो 0 हो रही है, यानी कि चेंज हुई है, कांस्टेंट तो रही नहीं है। बेटा एक चीज जो कांस्टेंट रहती है ना, वो रहता है हमारा एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा लग रहा होता है उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही होती है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसको हम यूज करते हैं फॉर्मूलाज में, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे वो बॉल वापस नीचे भी आएगी, लेकिन हमारा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, an iron ball and a wooden ball of same radius are released from a height h in vacuum. Which of the two balls would take more time to reach the ground? एक आयरन बॉल ले ली जो थोड़ी भारी होती है, वुडन बॉल थोड़ी हल्की होती है। ठीक है, इन दोनों बॉल्स को हमने एक साथ फेंका है, तो कौन सी बॉल ज़्यादा टाइम लेगी हमारे धरती पे पहुंचने में? धरती मतलब ग्राउंड पे पहुंचने में, आसमान में नहीं है ये। ठीक है, तो ये सोचकर बताओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हें दिया क्या क्या हुआ है। ठीक है, तुम लोगों को दिया हुआ है हाइट h है। ठीक है, हाइट h है, इसकी भी हाइट h तक पहुंचना है हमें, और फाइनली क्या करना है, हम लोगों ने इनको सेम रेडियस से रिलीज का मतलब है u इज इक्वल्स टू 0। रिलीज मतलब ऐसे हम लोगों ने फेंक दिया, कोई वेलोसिटी नहीं डाली। ठीक है, रिलीज कर दिया है। उसके बाद में हम लोगों को पता है कि इसके ऊपर g एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, मतलब यानी कि हम लोगों को a पता है, यहाँ पे हम लोगों को बताना है टाइम। ठीक है, तो कौन सा इसमें यूज हो सकता है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसमें ये हमारी गिवन सारी कंडीशंस आ जाती हैं। अब देखो, सिंस u इज 0, तो s जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा किससे बता सकते हैं हम? हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो ये जो टाइम है हमारा, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? ये इसकी हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ये 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमारे एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये इसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, मास कितना भी रख लो, अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो टी सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। देयरफॉर बोथ वुड टेक द सेम टाइम बच्चे। दोनों, अगर हम लोग एक बहुत हल्की सी बॉल लें और एकदम बहुत ही भारी सी बॉल लें और दोनों को ऐसे छोड़ दे ग्राउंड पे, तो ये क्वेश्चन बचपन में ऐसे पजल्स में हमसे पूछा जाता था कि बताओ कौन सा पहले पहुंच जाएगा धरती पे। हम लोग उस टाइम तो इसके पीछे की फिजिक्स नहीं बताती, लेकिन अभी हम लोगों को पता है कि बेटा जो टाइम होता है ना, वो डिपेंड नहीं करता हम लोगों के चीज़ के मास के ऊपर, वो दोनों एक साथ ही धरती पे पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि मास के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। दिस शुड बी क्लियर। ठीक है, बहुत ही प्यारी चीज़ है यार फिजिक्स, बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए इसके कंसेप्ट्स बच्चे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और फ्री फॉल के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या सीख कर जा रहे हैं? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज का कंसेप्ट, स्पीड वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन को हम लोगों ने समझा। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी हमारी इक्वेशंस जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन में होती हैं, वो मैंने तुम लोगों को बताई। 5 चीजें हैं, ठीक है। हर इक्वेशन में कोई 4 चीजें यूज हुई हैं, तो हम लोगों को क्वेश्चन देखकर पता चल जाना चाहिए कि हमें कौन सी इक्वेशन, स्वाद अनुसार नमक, जरूरत अनुसार हमारा इक्वेशन यूज होता है, वो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी आज की क्लास। तो रिवाइज करते रहना और भी क्वेश्चन सॉल्व करना, कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर कर लेना, ठीक है। ध्यान रखो अपना। वंदे मातरम।